हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टाफिंग जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का जो थर्ड स्टेप है, प्रोसेस है, दैट इज स्टाफिंग, वो कवर अप करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कवर अप किया था। तो स्टाफिंग का मीनिंग क्या था? स्टाफिंग, स्टाफ हियर मतलब न पीपल। सो हियर स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन, कि आप है ना किस तरीके से आप है ना अपने फंक्शंस को एग्जीक्यूट करोगे अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। किसी भी पर्टिकुलर का ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है और उनके जो प्लान्स है उसके हिसाब से आप किस तरीके से फंक्शन को एग्जीक्यूट करोगे, दैट इज कॉल्ड एज स्टाफिंग। इफ इट इज द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग मतलब रिक्रूट करना, नए इसको एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना, उनको मतलब उनका जॉब अलॉट करना, सिलेक्ट करना, प्लेसिंग, देन appraising, then remunerating salaries, then developing and then retaining the best workforce, मतलब सबसे बेस्ट टू बेस्ट एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे एज अ स्टाफ आप उसको रिक्रूट करना, उसको उसके सैलरीज डिसाइड करना, उसका सिलेक्शन करना, उसको क्या काम करना है, टास्क है वो बताना, अप्रेजल करना, डेवलपमेंट करना, ऑल कॉल्ड एज स्टाफिंग। सो ओवरऑल ग्रोथ, इसीलिए इन शॉर्ट वी कैन से कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एवरी वेंचर, हर एक टास्क का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के काम का, टास्क का एंड सक्सेस का वो किस पे बेस्ड होती है, सक्सेस किस पे बेस्ड होती है, ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस इज बेस्ड ऑन व्हाट? स्टाफिंग। वो स्टाफिंग पे बेस्ड होती है, वो कितना एक्यूरेसी है, कितनी अप्रोप्रिएट स्टाफिंग है, उसके ऊपर वो उसी पर मायने रखता है। सो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है टू फोकस ऑन द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स मतलब एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज का बेस्ट यूटिलाइज करना, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है। बाय यूजिंग देयर टैलेंट, किस तरीके से वो, किस में कौन से टैलेंट्स है, उसके अकॉर्डिंगली किस किस को क्या टास्क दिया जाए। देन रिटेनिंग देम एंड अरेंजिंग ट्रेनिंग उनके लिए अरेंज करना, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अरेंज करना, उनके लिए वर्कशॉप्स रखना, देन उनको कैसे है ना बनाए रखना, अपने फर्म, अपने इंस्टीट्यूशन में उनको बनाए रखना। द फंक्शंस ऑफ एम्फसाइजेस मतलब ये फोकस डालता है, इंपॉर्टेंस देता है मैनेजिंग ह्यूमन, कैसे ह्यूमन को मैनेज आप करोगे, एंड नॉट मटेरियल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज। यहाँ पे हम मटेरियल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे आप किस तरीके से है ना अपने वर्क फोर्स को, एम्प्लॉयज़ को आप किस तरीके से अट्रैक्ट करके रख सकोगे, उनको बनाए रखोगे इंस्टीट्यूशन में, उनको किस तरीके से आप डेवलप करोगे, उनके स्किल्स एंड टैलेंट्स को किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज करोगे और किस तरीके से उनको ट्रेन करोगे, डेवलप करोगे, ये सब के ऊपर मोर फोकस है स्टाफिंग का। स्टाफिंग में मोर फोकस दिया जाता है। द नीड ऑफ स्टाफिंग, क्यों हमें जरूरत है स्टाफिंग का, इंपॉर्टेंस क्या है, नीड क्या है, ये किस वजह से अराइज हुआ है? सिंस द इनिशियल पीरियड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टार्टिंग से इसकी जरूरत होती है। जब ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती है उसी टाइम पे उसकी जरूरत होती है, ड्यू टू द प्रमोशन। देन फिर यहाँ पे उसकी वजह से प्रमोशंस होते हैं, लोगों के ट्रांसफर होते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, बिजनेस एक्सपेंशन, रिटायरमेंट के टाइम पे रेजिग्नेशन हो, भले एक्सीडेंट्स, डेथ ऑफ एम्प्लॉय एक्सेट्रा। तो यहाँ पे स्टाफिंग का इनिशियल पीरियड से ही जरूरत होती है। वैक्सीन एक्सेट्रा, वैक्सीन्स आर क्रिएटेड इन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे इन दिस कॉन्टेस्ट स्टाफिंग फंक्शंस प्ले, स्टाफिंग फंक्शन, ये जो फंक्शन है मैनेजमेंट का फंक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे। मतलब जब जरूरत हो तब आप है ना किसी को प्रमोशन दोगे, उसके स्किल्स एंड टैलेंट्स के हिसाब से उनका ट्रांसफर होगा, जब समय आएगा तो बिजनेस का एक्सपेंशन होगा, उस टाइम पे आप स्टाफिंग किस तरीके से करोगे। अगर कोई रिटायर हो रहा है तो फिर नया रिक्रूटमेंट होगा, नया बंदा आएगा, उसको किस तरीके से आपको बिजनेस में रखना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में नए बंदे को। देन रेजिग्नेशन, अगर कोई रिजाइन करके जा रहा है तो उसको आप कैसे सेट करोगे, एडजस्ट करोगे। कोई एक्सीडेंट हो गया फर्म ऑर्गेनाइजेशन में काम के समय, किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई, राइट, तो आप उसको ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से नए स्टाफिंग को क्रिएट करोगे। तो ये इसी से रिलेटेड हुआ। एंड राइट पर्सन, और फिर सही बंदे को सही काम मिलना चाहिए। अगर कोई कैपेबल नहीं है और उसको आपने वर्क अलॉट कर दिया तो फिर है ना आप समझ लीजिए हो गया, फिर तो ऑर्गेनाइजेशन का काम
तमाम हो गया, क्योंकि है ना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना ग्रोथ एंड एक्सपेंशन चाहेगी, राइट, और वो प्रोग्रेस चाहेगी, तो उसके लिए राइट पर्सन एट राइट जॉब, सही बंदा सही जॉब के लिए विथ राइट पे, और उसको है ना जो सैलरी वो भी सही मिलनी चाहिए, क्योंकि रेम्यूनरेशन सही होती है मतलब सैलरी, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, तो वो है ना अच्छे से वो बंदा अपना पूरा 100% एफर्ट्स देगा। तो ये सब है ना बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं स्टाफिंग के, राइट पर्सन एट राइट जॉब विथ राइट पे, तो ये बेसिक प्रिंसिपल हुआ स्टाफिंग का। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी है मैनेजमेंट के रिलेटेड, यहाँ पे डेफिनेशंस दिए हुए कि फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ स्टाफिंग। तो थियो हैमन क्या बोलते हैं कि द स्टाफिंग फंक्शन पर्टेंस मीन्स रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट। ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिक्रूटमेंट मतलब हम अपॉइंट करना, रिक्रूट करना मतलब अपॉइंट करना, सिलेक्ट करना, सिलेक्शन, एम्प्लॉय की सिलेक्शन, उसके डेवलपमेंट के लिए हम जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह वर्कशॉप्स अरेंज करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह, एंड कंपनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर्स। तो ये हुई स्टाफिंग की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू द लूथर गुलिक व्हाट ही सेज दैट स्टाफिंग इज द होल पर्सनल फंक्शन। यहाँ पे पर्सनल मतलब एम्प्लॉय, तो होल पर्सनल मतलब सारे के सारे पर्सनल फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग इन, सबको एक साथ लाना, एंड ट्रेनिंग द स्टाफ, और स्टाफ को ट्रेन करना, एंड मेंटेनिंग फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क, और है ना वर्क प्लेस पे है ना उनकी लायक वो कंड्यूसिव, हम बोलते हैं ना कंड्यूसिव, फेवरेबल, साउंड वर्किंग एनवायरमेंट उनको प्रोवाइड करना। दिस इज कॉल्ड स्टाफिंग एज पर द लूथर गुलिक। व्हाट ही सेज द स्टाफिंग इज द होल पर्सनल फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग इन, स्टाफिंग इज द whole personal function of bringing in and training the staff and maintaining favorable conditions of work. Then यहाँ पे third definition is given by S. Benjamin. What he says, Benjamin, he says that staffing is the process involved in identifying. ये एक process है जहाँ पर आप पहचान करते हो, identify करते हो, accessing आप assessment करते हो उसका, उसको मतलब study करते हो, उसको check करते हो, evaluate करते हो, placing मतलब उनको appoint करते हो, evaluating करना, and directing individuals, और उनको direction provide करते हो, मतलब उनको क्या task करना है तो individuals को at workplace। तो ये है ना as per the Benjamin, what he says that staffing is the process involved in identifying, accessing, placing, evaluating and directing individuals at work. Now यहाँ पे है ना इन तीनों डेफिनेशन में से आपको एनी वन डेफिनेशन लर्न करनी है। अगर आपको स्टाफिंग के बारे में ब्रीफ आंसर लिखने आ गया तो यू हैव टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, छोटे से इंट्रोडक्शन जिसके मीनिंग के साथ में आपको स्टार्ट करना होगा, फिर एक डेफिनेशन देनी होगी, और फिर बाद में आपको इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, और आपको पहले सारे की पॉइंट्स लिख लेने होंगे। जैसे की पॉइंट्स बोले तो ये इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन, देन लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, देन बिल्ड्स ऑफ कार्डियल रिलेशनशिप। तो इस तरीके से पहले पॉइंट्स को आपको की पॉइंट्स को लिखना है, और फिर बाद में वन बाय वन आपको एलोबरेट करना स्टार्ट करना है पॉइंट्स को। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग मतलब नीड ऑफ स्टाफिंग, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टाफिंग, ये सब का आंसर एक ही है। एडवांटेज ऑफ स्टाफिंग, तो यहाँ पे इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन, तो स्टाफिंग इज द की टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, क्या क्या है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। तो स्टाफिंग भी एक इम्पॉर्टेंट इफेक्टिव टूल है, इफेक्टिव वे है, फंक्शन है मैनेजमेंट का। सो कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स कैन, जो वर्कफोर्स मतलब जो एम्प्लॉयज है ना कॉम्पिटेंट होगी, मतलब उनको क्षमता होगी कंपटीशन को फेस करने की, कैन वर्क इफेक्टिवली, तो वो इफेक्टिवली वर्क कर पाएंगे इन डिफरेंट फंक्शनल एरियाज, अलग अलग फंक्शनल एरियाज में, लाइक प्रोडक्शन, सेल्स में, फाइनेंस में, एक्सेट्रा में। तो जो आउटकम होगा कोई भी काम को कंप्लीट करने के बाद में, द आउटकम ऑफ अदर फंक्शंस इज बेस्ड ऑन, तो फिर वो सारे अदर फंक्शंस मतलब कौन से फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सब बेस्ड है किसके ऊपर है, इफेक्टिव स्टाफिंग पे बेस्ड है। तो ये इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन हो गया। इफेक्टिवनेस ऑफ स्टाफिंग, जो स्टाफिंग किस तरीके का काम करेगी, किस तरीके से वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी एम्प्लॉयज को, तो ये इसी पे बेस्ड है। बाकी अदर फंक्शंस भी यहाँ पे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के। नाउ द सेकेंड वन इज लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो यहाँ पे स्टाफिंग क्या करता है, ये लीड करता है, ये हेल्प करता है टू, इट हेल्प्स टू
make the use of utilization, effective utilization of human resources, that is वर्कफोर्स मतलब एम्प्लॉयज, जो काम करने वाले एम्प्लॉयज है, लोग हैं, राइट। तो यहाँ पे प्रॉपर केयर इज टेकन एट एवरी स्टेज, सच एज, हर एक स्टेज पे आपको बराबर से ध्यान रखना होगा। जब किसी बंदे को रिक्रूट कर रहे हैं, मतलब अपॉइंट कर रहे हैं, उसका जब सिलेक्शन कर रहे हैं, उसको जब है ना उसको पोजीशन प्रोवाइड की जा रही है, उसकी डेजिग्नेशन, राइट, फिर उसको क्या सैलरी प्रोवाइड की जा रही है, फिर उसको क्या ट्रेनिंग, किस तरीके से उसको ट्रेन करना है, उसका डेवलपमेंट वर्कशॉप्स कैसे रखने हैं, तो ये सब पे प्रॉपर केयर करना पड़ेगा। और एक्सेसिव बर्डन ऑफ वर्क इज अवॉइडेड। अगर किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे पे ज्यादा से ज्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए। अगर एक पे ज्यादा बर्डन डाल दिया तो फिर वो काम करने में कैपेबल नहीं हो पाएगा फ्यूचर में, राइट। तो एक्सेसिव बर्डन ऑफ वर्क इज टू बी अवॉइडेड। और फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जरूर करना है, लेकिन एक्सप्लॉइट नहीं करना है, एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। हाँ, आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो, पर उसका एक्सप्लॉइटेशन मत करो। यहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए एक्सप्लॉइट वर्ड ला रहे हैं, वेस्टेज वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कब बोला जाएगा? जब उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, उस ज्यादा वर्कलोड अननेसेसरी का उस एक अकेले बंदे पे वर्कलोड नहीं होगा, तब रिजल्ट्स इन इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। उससे फिर क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस है वो अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी उसकी इंक्रीज होगी, बंदे को भी काम करने में मजा आएगा, राइट। तो अगर उसके साथ कोई भी जाति नहीं होगी, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, पार्शियलिटी नहीं होगी, सब सही ढंग से होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन थर्ड यहाँ पे है बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप, मतलब एक हेल्दी रिलेशनशिप, कॉर्डियल मतलब हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो ये दिस फंक्शन मतलब स्टाफिंग इज हेल्पफुल इन बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप अमंग ऑल लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन में सारे लेवल्स में हेल्दी रिलेशनशिप ये प्रोवाइड करता है, बिल्ड करने में हेल्प करता है। सो अ स्मूथ ह्यूमन रिलेशन, अभी हम सब जानते हैं जब एक साथ कहीं पे काम करना है, राइट, तो हम सबको मिलकर चलना है, अच्छे से कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, हमारा वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन सही ढंग से होना चाहिए। सेल्स डिपार्टमेंट वाला परचेज डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कर रहा है तो वहाँ पे बेटर कम्युनिकेशन होना चाहिए, राइट, सही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अ स्मूथ ह्यूमन रिलेशन is the key to better communication and coordination of managerial efforts in an organization. तो कोऑर्डिनेशन एंड बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन का की वजह से ही क्या होगा, स्मूथ ह्यूमन रिलेशनशिप डेवलप होगा, हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होगा। तो ये जो स्टाफिंग है, ये जब प्रॉपर होती है, स्टाफिंग इज डन प्रॉपरली, तो ये इजीली ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप अमंग ऑल द लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज। देन फोर्थ वन इज हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। मतलब स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड अगर एम्प्लॉय होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट की तरह काम करते हैं, वो लायबिलिटीज नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनोवेटिव आइडियाज लेके आते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। तो स्टाफिंग हेल्प्स, तो अगर आपने स्टाफिंग के टाइम पे, मतलब आपने सिलेक्शन के टाइम पे, रिक्रूटमेंट के टाइम पे, आपने प्लेसमेंट के टाइम पे सही बंदे को रखा है, तो फिर वो आपके लिए क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट के रूप में होगा, वो लायबिलिटी नहीं होगा। तो स्टाफिंग हेल्प्स टू इनकलकेट मतलब डेवलप करता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इनटू एम्प्लॉयज के बीच में कि हाँ हमको ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, एक सिंगल मोटो के साथ में, ऑर्गेनाइजेशन के मोटिव के साथ में काम करेंगे वर्कर्स। सो इट ट्रेन्स एंड डेवलप्स, तो वो क्या करता है, वो ट्रेन करता है, डेवलप करता है एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को भी। अगर स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस नया एम्प्लॉय आपने रखा है और वो स्किल्ड है, एक्सपीरियंसड है, तो वो फिर दूसरों के लिए भी है ना पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट करेगा। सो इट ऑल्सो एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल मैनेजरियल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से ये जो स्टाफिंग होता है वो हेल्प करता है स्मूथ फंक्शनिंग में सारे के सारे मैनेजरियल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अलग अलग लेवल पे, अलग अलग डिपार्टमेंट पे अलग अलग मैनेजर्स होते हैं। सेल्स मैनेजर हुआ, परचेस मैनेजर हुआ, एडवर्टाइजमेंट मैनेजर हुआ, तो अलग अलग लेवल पे वो सब उनमें स्मूथ फंक्शनिंग होगी, उनमें कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज, और एसेट के रूप में उभर कर आते हैं वो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए।
देन फिफ्थ यहाँ पे है हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज, यहाँ पे ट्रेन्ड एम्प्लॉयज कैन यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर कोई एम्प्लॉयज है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर बंदा पहले से एकदम परफेक्ट होगा, राइट। टाइम टू टाइम ट्रेनिंग मिलनी जरूरी होती है। जैसे स्टूडेंट्स को कैसे तरीके से ट्रेन किया जाता है उनके एजुकेशन में, उसी तरीके से एम्प्लॉयज को भी, वर्कर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है नए टेक्नोलॉजी से कॉप अप करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कैपिटल, मटेरियल एंड मेथड्स ऑफ वर्क इफेक्टिवली, तो उनके ये सब चीजों के लिए उन्हें ट्रेन किया जाता है। एंड इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उससे क्या होगा, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग मिलती रहती है, वर्कशॉप्स अरेंज होते रहते हैं, तो उससे है ना इफेक्टिवली क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली है ना एबल होगी मार्केट में दूसरे अदर ऑर्गेनाइजेशन से कम्पीट करने में। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट बिल्ड हो जाएगा। इट इज ऑल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्क, स्टैंडर्ड क्वालिटी वर्क, स्टैंडर्ड ऑफ वर्क में भी डेवलपमेंट आ जाएगा, इम्प्रूवमेंट आ जाएगा अगर वर्कर्स को, अगर एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाएगा एज पर द न्यू टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। एंड उसकी वजह से फिर प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव हो जाएगी एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही इम्प्रूव हो जाएगी। तो उससे अल्टीमेटली उसका बेनिफिट किसको जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को। और ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट गया तो फिर उसका बेनिफिट एम्प्लॉयज को भी ऑब्वियसली मिलेगा, इंसेंटिव्स के रूप में मिलेगा, अच्छी सैलरी के रूप में मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से इट हेल्प्स इन द यूज ऑफ, तो स्टाफिंग हेल्प्स इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज एज वेल। नाउ सिक्स्थ वन इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इम्प्रूव करती है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जब प्रोग्राम्स रखे जाते हैं एम्प्लॉयज को डेवलप, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए, तो उससे ना प्रॉपर सिलेक्शन, थ्रू प्रॉपर सिलेक्शन, ये कैसे होगा, आप प्रॉपर सिलेक्शन करोगे, ऑर्गेनाइजेशन गेट्स क्वालिटी एम्प्लॉयज को ढूंढेंगी थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद उनके परफॉर्मेंस लेवल को देखेगी एंड अकॉर्डिंगली द एम्प्लॉयज में जो उनका परफॉर्मेंस लेवल है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बाद में। तो इस तरीके से इट इम्प्रूव्स इन द एफिशिएंसी, क्योंकि स्टाफिंग के टाइम पे फिर हम है ना ट्रेन करते हैं ना नए, देखिए क्या होता है कि कोई नया बंदा आके ऑर्गेनाइजेशन को अटेंड करता है तो उसके पहले उनको है ना ब्रीफिंग दिया जाता है, मतलब उनको है ना ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, क्या टास्क है, उनका एम क्या है, तो उनको एक तरीके से शॉर्ट ट्रेनिंग दी जाती है। तो उस ट्रेनिंग में ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो एम्प्लॉय सेल्फ डेवलप हो जाएगा एंड ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंट में फिट होने लायक हो जाएगा। तो वो जब फिट होने लायक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली ये फिर है ना जब वो बंदा ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा तो वो इफेक्टिव होगा, राइट। तो उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है स्टाफिंग की वजह से। देन लॉन्ग टर्म इफेक्ट, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं तो क्वालिफाइड, आप अगर क्वालिफाइड बंदे को चूज करोगे, एफिशिएंट एंड स्किलफुल बंदा वर्कफोर्स एम्प्लॉई है, इज ऑलवेज एन एसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये तो अंडरस्टूड है, ये तो समझने वाली बात है, सब जानते हैं कि अगर कोई क्वालिफाइड है, टैलेंटेड है और अगर वैसे बंदे को अगर कोई एज ए एम्प्लॉय रखते हैं तो वो एक एसेट करके ही माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इवन एकेडमिक उसमें भी देखिए, जो बेस्ट है एकेडमिकली, जो बेस्ट है स्पोर्ट्स में, जो बेस्ट है कल्चरल एक्टिविटीज में, जो बेस्ट है, तो वो एक तरीके से हम कॉलेजेस एंड स्कूल्स के लिए उनको एसेट करके ही मानते हैं ना, क्योंकि वो बच्चे आगे तक बढ़ने के लायक होते हैं, बंदे जो एफर्ट्स डालते हैं। तो यहाँ पे भी प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, तो अगर प्रॉपर सिलेक्शन होता है एम्प्लॉयज का, लीड्स द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द पाथ ऑफ सक्सेस, उनको है ना सक्सेस की राह पर, उसको कामयाबी की राह पर ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाते हैं ऐसे बंदे। जैसे मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दूं तो अगर है ना इंटर कॉलेज कंपटीशन होती है तो टीचर्स क्या करते हैं, इंटर कॉलेजेस कंपटीशंस होती है तो टीचर्स सिलेक्ट करते हैं बेस्ट स्टूडेंट्स को और फिर उनको ही आगे भेजा जाता है। तो क्यों भेजा जाता है, क्योंकि वो उनको पता है कि उनमें वो टैलेंट है, वो उनमें वो स्किल्स है, वो है ना आगे तक है ना कॉलेज का नाम रोशन करेंगे, राइट। तो एक प्रॉपर सिलेक्शन बहुत जरूरी होता है। तो इसी तरीके से स्टाफिंग में भी होता है कि आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन किस काम के लायक है। ओके, सो नेचुरली लॉन्ग term positive effects can be observed on the efficiency of organization और उससे फिर long term
तक हमको है ना पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि बंदा प्रॉपर वे में काम करेगा। देन 8th वन एसेंशियल कंट्रीब्यूशन। अभी यहाँ पे स्टाफिंग हेल्प्स द कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या करता है, वो कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए काम करता है थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को जब डेवलपमेंट दिया जाता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम अरेंज किया जाता है, उनके लिए ट्रेनिंग अरेंज की जाती है। तो सिलेक्शन इज द बेस्ट इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी पे बेस्ड होता है ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय की। आने वाले समय में वो एम्प्लॉय किस तरीके से एसेट बन सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किस तरीके से वो है ना प्लस पॉइंट बन सकता है, राइट, स्ट्रेंथ बन सकता है ऑर्गेनाइजेशन की। तो उसी बेस पे एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया जाता है सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द फ्यूचर चैलेंजेस, ताकि है ना फ्यूचर चैलेंजेस वाइजली एकदम समझदारी के साथ ऑर्गेनाइजेशन फेस कर पाए। इसीलिए द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टाफ इन देयर फ्यूचर रोल्स इज टेकन इनटू अकाउंट इन स्टाफिंग फंक्शन। इसलिए स्टाफिंग करने के टाइम पे, किसी को भी वर्क अलॉट करने के टाइम पे ये है ना फ्यूचर में वो किस तरीके से हेल्प कर सकता है, उसके अकॉर्डिंगली ही उनकी रिक्रूटमेंट्स होती है। देन प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज कैन बी मोटिवेटेड, उनको हम मोटिवेट कर सकते हैं थ्रू फाइनेंशियल। हम उनको फाइनेंशियल मतलब उनको अच्छी रेम्यूनरेशन देके, सैलरी देके, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं कि आपको है ना रोकड़ा ना देके आपको और कोई, जैसे आपको गोल्ड दे दिया, आपको कोई फ्रिज गिफ्ट में दे दी, कोई टीवी गिफ्ट में दे दिया, तो ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो गए। तो ये प्रोवाइड करके एम्प्लॉयज को मोटिवेशन दिया जाता है, आपने अच्छा काम किया तो आपको इंसेंटिव मिल रहा है सैलरी के साथ साथ, राइट। कभी कभी कैश मिल जाता है, कभी कभी नॉन कैश इंसेंटिव्स मिल जाता है। तो एडिक्वेट रेम्यूनरेशन इंक्रीजेस द जॉब सेटिस्फेक्शन। तो उससे क्या होगा, बंदा भी खुश रहेगा, उसको भी सेटिस्फेक्शन रहेगा। एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय का मोरल मतलब वो है ना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेगा, उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो उसके बारे में सोचेगा। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, फेयर रेम्यूनरेशन हुई, मतलब सही तरीके की सैलरी, सही सैलरी एंड जॉब सिक्योरिटी अगर मिलती कि हाँ भाई तुम परमानेंट हो, तुम अगर अच्छा परफॉर्मेंस दोगे तो तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकालने वाला है, डोंट वरी, यू नीड टू परफॉर्म वेल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ये सब उसको फीलिंग्स रहेगी तो ये फैक्टर्स क्या करते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो उससे बंदा है ना वहां पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा, वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं सोचेगा, वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे सोचेगा कि हाँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे इनके लिए काम करना है। तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली उसकी फीलिंग्स डेवलप हो जाएगी। तो इट प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन। अगर स्टाफिंग के टाइम पे अगर ये सब उसको बताया जाता है, उसको सही तरीके से रिक्रूटमेंट के टाइम पे सब सैलरी वगैरह सही, उसको ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए अरेंज किए जाते हैं, तो वो एक तरीके से ये इंपॉर्टेंस होता है स्टाफिंग का। फिर यहाँ पे 10th है मेंटेन्स हार्मनी। यहाँ पे क्या होता है कि इन स्टाफिंग प्रोसेस इंडिविजुअल्स आर रिक्रूटेड, उनको रिक्रूट किया जाता है, सिलेक्ट करते हैं, फिर उनको प्लेस मतलब उसको डेजिग्नेशन, वो कौन सी पोजीशन पे रहेगा, कौन सा क्या उसका जॉब है, एज वेल एज देयर परफॉर्मेंस इज रेगुलरली अप्रेज्ड। अप्रेज मतलब हम बोलते हैं ना टीचर आपको अप्रिशिएट करती है, टीचर आप अच्छा कुछ काम करोगे तो आपको अप्रेजल मिलता है, मतलब आपको अप्रिशिएट करती है रेगुलरली, राइट। यू आर गुड स्टूडेंट इन द क्लास, यू स्टडी वेल, यू कोऑपरेट विद द टीचर। तो ये सब अप्रेजल है ना एम्प्लॉयज भी एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से। तो अगर रेगुलरली उनको अप्रेज किया जाएगा और अकॉर्डिंगली उनको जो प्रमोशंस मिलेंगे आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मेरिट मतलब वो अपना अच्छे परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर उनको आप प्रमोशंस दोगे तो दे विल बी मोर हैप्पी, राइट। तो उससे है ना एनवायरमेंट अच्छा रहेगा इसका ऑर्गेनाइजेशन का। और फॉर दिस क्राइटेरिया इज मेड and duly communicated to concerned employees and it brings peace and harmony। ऑर्गेनाइजेशन में शांति बनी रहेगी और शांति का माहौल एंड वहां पर है ना साउंडली सब लोग काम करेंगे, मतलब विदाउट एनी क्लैशेस एवरीवन विल वर्क। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो 10 इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग के वो हमने कवर अप किए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डायरेक्टिंग से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, आपको ट्राई करना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट पर्सन एट राइट जॉब। अभी फिलहाल देखिए मैंने आपको है ना एक्सप्लेनेशन देने के टाइम पे मैंने काफी कुछ बोला, तो उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान आउट करो कि है ना अभी तो फिलहाल आपके पास कॉलेज टीचर भी है ना फेस टू फेस मतलब इन पर्सन आपसे अवेलेबल नहीं है, पर मैंने एक्सप्लेन करते टाइम पे आपको बोला कि राइट पर्सन एट राइट जॉब क्या होता है। तो इसको जस्ट फाइंड आउट करो एंड एक नोट बनाओ आपके लिए एज अ एक्टिविटी। तो ये अच्छा होगा, आपको एग्जाम में भी है ना हेल्पफुल रहेगा एंड यू विल बी वेल वर्स्ड विद द कॉन्सेप्ट की राइट पर्सन एट राइट जॉब एट राइट टाइम का मतलब क्या होता है। और अगर इस
टॉपिक से रिलेटेड, स्टाफिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब इट, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।